स्टूडेंट्स, एसएस का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वियना संधि कब और किस प्रकार अस्तित्व में आई और इसके क्या लक्ष्य थे? यूरोप में इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है वियना संधि क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे? यूरोप में इसके द्वारा किए गए परिवर्तन। तो वियना संधि 1815 में अस्तित्व में आई। इस वर्ष ब्रिटेन, रूस, पर्शिया तथा ऑस्ट्रिया प्रतिनिधि समझौता करने के लिए वियना से मिले। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। वियना संधि का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता जिसने की थी वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। इन सब ने मिलकर जो संधि तैयार की वह वियना संधि थी। मिलकर कौन सी संधि तैयार की? वियना संधि के क्या लक्ष्य थे? वियना संधि तैयार करने वाली यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। क्या किया था? वियना संधि तैयार करने वाली यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इस संधि के मुख्य जो नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तन थे वो इस प्रकार थे। नेपोलियन ने युद्धों द्वारा यूरोप में परिवर्तनों को समाप्त करना। क्या क्या था जो नेपोलियन के युद्धों द्वारा यूरोप में परिवर्तनों को समाप्त किया? सेकंड, उन राजवंशों को दोबारा स्थापित किया जिनको नेपोलियन ने हटा दिया था। नंबर 3, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। यूरोप में कैसी व्यवस्था स्थापित की? नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की। वियना कांग्रेस द्वारा किए गए परिवर्तन। जो वियना संधि हुई थी उसमें कांग्रेस द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे वो थे वियना कांग्रेस यूरोप में निम्नलिखित परिवर्तन किए थे। इसमें क्या था? जो फर्स्ट पॉइंट था वो था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को फिर से सत्ता सौंप दी थी। जो तुम 9th में पढ़ के आए थे फ्रांसीसी क्रांति में जो राजा था वो बूर्बो वंश से संबंधित था और उसको जो सत्ता थी वो दोबारा दे दी गई थी। नेक्स्ट है फ्रांस से नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों को छीन लिया। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा गए जीते प्रदेशों को छीन लिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई नए राज्य स्थापित किए गए। फ्रांस अपनी सीमाओं के विस्तार कर सके। उत्तर में नीदरलैंड तथा स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। कौन सा? नीदरलैंड। उसमें कौन शामिल था? बेल्जियम। दक्षिण में पिडमांट में जेनेवा को शामिल कर दिया गया था। पर्शिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण प्रदेश दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक भाग दिया जबकि पर्शिया को सेक्शन का एक भाग मिला। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को बने रहने दिया। कितने राज्यों का था? 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ था उसको बने रहने दिया। फिर है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण का आरंभ पर्शिया के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन से हुआ। कौन था? विलियम प्रथम को क्या हुआ? उसको राज सौंप दिया गया। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चुना। विलियम प्रथम ने किसको अपना प्रधानमंत्री चुना? बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चुना। बिस्मार्क ने पर्शिया की सैनिक शक्ति और जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार की। किसकी? पर्शिया की सैनिक शक्ति और जर्मनी की एकीकरण की भूमिका तैयार की। जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। किसके बाद? वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। वियना संधि के अनुसार जर्मनी 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदल गया। कितने? 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदल गया। जर्मन देशभक्तों ने इस संघ को दृढ़ बनाने के अनेक प्रयास किए।
1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट जर्मनी की एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, परंतु पर्शिया के राजा के कारण यह लक्ष्य पूरा न हो सका। वास्तव में जर्मनी एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं थी। ऑस्ट्रिया के एकीकरण के विरुद्ध था, किसके? जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, तथा फ्रांस के लिए संयुक्त जर्मनी का एक खतरा था, क्योंकि जो फ्रांस है उसके लिए अगर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो एक क्या था? खतरा था। स्वयं अनेक जर्मन वासी भी इस एकता के विरुद्ध थे। इन सब बाधाओं को बिस्मार्क ने दूर किया। 1862 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? 1862 में। उसने जर्मनी के सैनिक शक्ति वृद्धि की और ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया। किसको? ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया। किसने? ऑस्ट्रिया को अपना मित्र किसने बनाया? जर्मनी ने। सैनिक शक्ति दी और ऑस्ट्रिया को मित्र बनाया, मिलकर किससे युद्ध किया? डेनमार्क से युद्ध किया। उपनिवेशों की आड़ ले उसने 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध जर्मनी के एकीकरण और ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्ति को तटस्थ किया, ऑस्ट्रिया को सडेवा में पराजित किया। और क्या था? 1867 ईस्वी में मेकलनबर्ग तथा सैक्सनी भी इसमें मिला दिया गया था। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये डिवीजन में होता है। जैसे राजनीतिक कारण, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। उन दौर में फ्रांस के राजा, दरबारी, सेनाधिकारी, चर्च के पादरी, जनसाधारण क्या थे? आम जनता का खून चूस रहे थे। इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था, करों का बोझ जनता पर था। आम आदमी राज्य की सेवा करता था, परंतु योग्यता होने पर भी उसको उच्च पद प्राप्त नहीं था। दास्ता में पैदा होता और दास्ता में ही मर जाता था। तो देखो, जैसे इसके अलग अलग पॉइंट भी आ सकते हैं पेपर में। अकेले राजनीतिक कारण भी आ सकते हैं, सामाजिक कारण भी आ सकते हैं, आर्थिक कारण भी आ सकते हैं, दार्शनिक कारण भी आ सकते हैं। तो ये क्या है? फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण जो बनकर आए थे। राजनीतिक कारण में क्या था? जो फ्रांस का राजा था वो स्वेच्छाचारी था, देवी अधिकारों में विश्वास रखता था, सम्राट की इच्छा ही कानून थी, वह अपनी इच्छा से युद्ध तथा संधि करता था। सम्राट लुई 14वां तो यह तक की करता था कि मैं ही राज्य हूँ। फिर कर बहुत अधिक थे, मुख्यतः जनसाधारण को ही देने पड़ते थे। दरबारी और सामंत करों से मुक्त थे। शासन व्यवस्था में एक रूपता का अभाव था। राज्य में सैनिक अन्य पद पैतृक थे, उन्हें बेचा भी जा सकता था। जनसाधारण के लिए उन्नति का कोई मार्ग नहीं था। सेना में असंतोष था और शासन कैसा हो चुका था? भ्रष्टाचारी हो चुका था। ये थे राजनीतिक कारण। अब सामाजिक कारण। सामाजिक में क्या था? फ्रांस को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। ये था उसका उच्च, मध्य तथा निम्न। उच्च श्रेणी में वे अधिकारी युक्त बड़े बड़े सामंत, पादरी आदि सम्मिलित होते थे। इन लोगों को कोई कर नहीं देना पड़ता था और योग्य न होने पर भी वे राज्य के बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। फिर मध्यम श्रेणी में वकील, डॉक्टर, शिक्षक वर्ग आते थे। योग्यता होने पर भी इन लोगों को उच्च पदों से वंचित रखा जाता था। निम्न वर्ग में जनसाधारण शामिल थे, जिन्हें राज्य को कर देना पड़ता था और चर्च को भी कर देना पड़ता था। वे इनसे बेगार ली जाती थी। फिर आर्थिक कारण कौन से थे? फ्रांस का राजा धन का दुरुपयोग करता था, उन्हें व्यक्तिगत ऐश्वर्य के लिए खजाना खाली कर दिया था। करों का विभाजन दोषपूर्ण था। फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के कारण अनेक कारीगर बेकार हो गए थे। फ्रांस ऋण के बोझों से दबा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल तीनों आपको भेजूंगी और अपने अपनी कॉपी पर राइट करने हैं। ओके।